अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर। मैं हूं अली सरवर। हुकूमत ने मिनी बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया है और असम्बली में हुनरबाजी हाथापाई होती रही, जबकि आज जो कौमी असम्बली में मिनी बजट पेश किया है उस हवाले से वज़ीर दाखिला का इससे आवाम पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा। सिर्फ 2 अरब रुपए का सिर्फ जो आवाम पर आएगा टैक्सेस की मद में। इस मिनी बजट में मोबाइल फोन, गाड़ियां, साइकिल, बेकरी आइटम मजीद महंगे होंगे। इस पर तहरीक कराई गई। 145 इसके हक में वोट आए हैं, जबकि अपोजिशन की तरफ से सिर्फ 3 वोट सामने आ सके। पाकिस्तान को मुआशी खुद मुख्तारी को बेचा जा रहा है। आज असम्बली में जो तकरीर हुई उसमें ख्वाजा आसिफ ने जो तकरीर की उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी को बेचा जा रहा है। आप स्टेट बैंक का कंट्रोल IMF को दे रहे हैं और इस पर आज एहतजाज भी होता रहा और हुनरबाजी भी हुई, हाथापाई भी हुई। शगुफ्ता जमानी और गजालत सैफी के दरमियान हाथापाई भी हुई, धक्कम-बेल भी थी। गवर्नमेंट इत्तेहादियों को एक बार फिर साथ रखने में, बनाकर साथ रखने में फिर कामयाब नजर आई। अच्छा, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फीस, एडवांस टैक्स की मद में 100% इजाफे की भी तजवीज़ है। अपोजिशन ने तहरीक पर वोटिंग को चैलेंज किया। स्पीकर की हिदायत पर वोटिंग भी हुई। इसके अलावा तहरीक की हिमायत में हुकूमत 145 वोट आए हैं। 150 अशिया पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। फ़ोन कॉल्स इनकम टैक्स 10 से बढ़ाकर 15% करने की तजवीज़ है। दवाओं के खाम माल पर 17% और जबकि बेकरी और फूड आइटम्स पर भी पैसे बढ़ाए गए हैं। आवाम पर सिर्फ 2 अरब का बोझ पड़ेगा। ये शेख रशीद साहब का कहना है। जब हुकूमत के मुतज़ाद बयानात सामने आए हैं, कुछ हुकूमती वज़रा का यह कहना है कि इस पर बिल्कुल भी आवाम पर बोझ नहीं पड़ेगा मिनी बजट का, जबकि अपोजिशन ने इस बजट को मुस्तरद कर दिया है। इस पर हम बात करेंगे और पूछेंगे कि जनाब ये जो 150 अशिया पर सेल्स टैक्स बढ़ा दिया गया है तो कैसे हो सकता है कि आवाम पर बराह रास्त इसका बोझ ना पड़े, क्योंकि सेल्स टैक्स बढ़ाने की जो तजवीज़ है 150 अशिया पर, तो फिर होगा क्या? महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा और बराह रास्त इसका दबाव होगा आवाम पर। लेकिन हुकूमत इसको मानने को तैयार नहीं है। हुकूमती इत्तेहादी हमारे साथ फंक्शन लीग के भी थे, जिनसे बात की हमने स्पेशल ट्रांसमिशन में। उनका ये कहना था कि जी बिल्कुल हमारी मजबूरी थी वोट देना हुकूमत को, लेकिन बाहर हम मुस्तरद करते हैं। अजीब व गरीब मंतक है ये। फंक्शन लीग की जानिब से सरदार रहीम साहब ने बात की और उन्होंने कहा कि जी हमने मजबूरी थी वोट देना इस मिनी बजट को पास कराने के लिए गवर्नमेंट को, लेकिन बाहर वो ये कह रहे हैं कि जी हम इसको मुस्तरद करते हैं। तो ये सूरत हाल है, इस पर हम बात करेंगे। जबकि आज इमरान खान ने भी मीडिया से गुफ्तगू की कुछ सहाफ़ियों से, और वहाँ उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ के लिए सुन रहे थे कि आ रहे हैं, यही सुन रहे हैं रोजाना कि कल वो आ रहे हैं। जब वो सऊदी अरेबिया में थे उस वक्त भी सुना जाता था कि वो आ रहे हैं और फिर एक डील के तहत वो वापस आए। जबकि असद उमर ने भी धुआंधार खिताब किया और अपोजिशन को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा, खासतौर पर ख्वाजा आसिफ की तकरीर के बाद उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ एक्सपायर्ड सियासतदान हैं। इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब, नून लीग से इनसे ताल्लुक़ है। आयशा इकबाल साहिबा MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आप दोनों को खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आयशा इकबाल साहिबा आपसे आगाज़ करते हैं कि आज एक तो इमरान खान साहब ने तनकीद की मियाँ नवाज शरीफ साहब के आने पर, और इसके अलावा आज जो 150 अशिया पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है कौमी असम्बली में, जो मिनी बजट पेश किया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मेरे से सवाल किया आपने? जी जी आयशा इकबाल साहब, लेडीज फर्स्ट। जी 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 सबसे पहले तो मैं जो खान साहब ने कमेंट किया है नवाज शरीफ साहब पे, उसमें ऑब्वियसली कोई डर व खौफ वाली बात नहीं है। अब पता चलेगा कि ये वापस आते हैं या वहाँ क्या करते हैं, ये जब आएंगे उस वक्त ही है, और इसमें कोई खौफजदा होने वाली बात नहीं है। खान साहब की शख्सियत का सबको पता है, वो दलेर है, बहादुर है, और बाकी भी पार्टी को कोई इससे इस बात से कोई इशू नहीं है। वो आए और आके मुकदमों का सामना करें, बहादुरी यही है।
अच्छा, वो तो जाहिर है लेकिन ये जो बातें हो रही हैं कि जी शायद डील के तहत आएंगे या कोई एस्टेब्लिशमेंट से डील हो रही है या गवर्नमेंट, जाहिर है आपकी तरफ से तो इमरान खान साहब के बारहा कहा जाता है कि JNRO नहीं दूंगा और मुसलसल इसी बात की जा रही है, तो फिर अगर वो आ रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है, तो इसमें बौखलाहट का शिकार क्यों है गवर्नमेंट? नहीं, कोई उसमें खौफ की फजा नहीं है और ना कुछ है। वो जब आएंगे सबको पता चल जाएगा, जब आएंगे तब की बात है, जब आएंगे तब की बात है। अच्छा, तब उसमें तबसरा ठीक है। अच्छा, आज जो बजट पेश किया गया 150 से ज्यादा अशिया हैं जिन पर सेल्स टैक्स जो है वो बढ़ा दिया गया है, इस पर आप क्या कहेंगी? जी, मैं अभी टीवी पे वो देख रही थी कि RCC से बड़ी गाड़ियां हैं और एशिया गवर्नमेंट की कोशिश तो यही है कि वो चीजें पे टैक्स लगाया गया है क्योंकि जिनका यानी गरीब तबके पे फर्क ना पड़े। अच्छा, नहीं गरीब तबके, देखिए आयशा इकबाल साहब, नहीं ठीक है, आप मेरे पास जो दस्तरदात की कुछ चीजें मौजूद हैं जिसमें बेकरी आइटम्स हैं, फूड आइटम्स हैं, ये छूट वापस ले रही है इनसे, तो जाहिर है ये अगर बेकरी आइटम्स हैं या फूड्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, तो इनको आप नहीं समझते कि इससे मजीद महंगाई में इजाफा होगा? देखिए, जहाँ तक ये मैंने अभी लिस्ट मेरे पास नहीं, इसलिए मैं कमेंट अभी मैंने टीवी पे सिर्फ देखा है। अगर बेकरी आइटम्स हैं, बेकरी आइटम्स से कोई फर्क नहीं पड़ जाता महंगा होने का। बेकरी कोई इतनी ऐसी चीजें नहीं है कि जिसके बगैर इंसान का गुजारा नहीं है और सेहत पे के लिए बहुत जरूरी चीज है। अच्छा, आप ये समझ रही हैं, नहीं आप ये समझती हैं कि फूड आइटम्स या बेकरी की जो मसनूआत है उसके बगैर भी गुजारा हो सकता है? नहीं कि ये तो फिर गवर्नमेंट बताएगी लोगों को भाई ये चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी आपकी गवर्नमेंट होते हुए। देखिए, अब आपको पता है सारी दुनिया में कितना महंगाई है, ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको पता है। हमारे तो फिर भी 60-70 रुपए की डबल रोटी है, अमेरिका में छोटी डबल रोटी यानी पाकिस्तानी पैसों के हिसाब से 350 रुपए की है। तो वहाँ डॉलर भी तो देख लीजिए कितनी कमाई है लोगों की, फिकस आमदनी बहुत ज्यादा है वहाँ पर। देखिए, फिकस आमदनी जाहिर बात है, हम जो है तरक्की याफ्ता ममालिक में, हम तरक्की याफ्ता ममालिक तो नहीं, तरक्की पजीर ममालिक में, गरीब मुल्कों में हमारा आता है। और कोरोना की वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत पता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है बहुत महंगाई इस चीज में। अच्छा, तो ये इसमें ये है कि अभी मैं शौकत तरीन साहब का बयान पढ़ रही थी टीवी पे, तो कोशिश यही है गवर्नमेंट के कि उन चीजों पे टैक्स लगाया जाए जो जिससे आम इंसान को फर्क ना पड़े। आम इंसान वही है जिसकी 50,000 लाख रुपए तक की तनख्वाह है। अमीर बंदे को तो आपको पता है ऐसी जो बेकरियां खुली हुई हैं जिन पे 5-5 हजार का केक है और लाइनों में लग के लोग केक ले रहे हैं। ऐसा भी है बिल्कुल, लेकिन वो मराहत याफ्ता तबका है ना, वो तो मराहत याफ्ता तबका है। तो बेकरी अब ये देखे ना, अब मैं नाम नहीं लूंगी कि जो नई बेकरी खुलती है उसके आगे लाइनें लग जाती हैं। तो और वो 5-5 हजार का फूड आइटम्स। अब मैंने आपको कहा है मेरे पास लिस्ट नहीं, आपको मेरा पता है मैं ऑथेंटिक बात करती हूँ, ऐसे मैंने पूरी लिस्ट अभी नहीं पढ़ी। मोबाइल फोन है, गाड़ियां हैं, साइकिल है, बेकरी आइटम्स है। चलिए इस पर मैं आपके साथ दोबारा आता हूँ। राना अज़ान अफजल साहब, आप क्या कहेंगे? ये जो तमाम चीजें हैं और आयशा इकबाल साहब तो फरमा रही हैं इससे आम आदमी का ताल्लुक नहीं है और ये ना भी इस्तेमाल की जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मोबाइल फोन्स पे 17% कर दिया है, मेरे ख्याल से आम आदमी को फोन पे बात करने की जरूरत नहीं है, शायद उसका फोन के बगैर गुजारा हो जाए। इसी तरह सोने और चांदी के ऊपर जो है वो 17% कर दिया है। आम आदमी जब अपनी बेटी को ब्याहता है तो शायद उसकी रिक्वायरमेंट नहीं हो सोने। और इसी तरह जो है इनके मुताबिक मेरे ख्याल से जो रॉ मटेरियल है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जिससे दवाइयां बनती हैं उस पर 17% कर दिया है। मेरे ख्याल से आम आदमी तो दवाइयां अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो उसको क्या फर्क पड़ेगा, वो वैसे ही बेचारा जो है वो उसको कुछ बैटरी के ऊपर कर दिया गया। आम आदमी का बैटरी से क्या तल्लुक, पता नहीं ये कौन से पाकिस्तान में रहते हैं कि इनको लगता है कि आम आदमी का सिर्फ काम जो मुफ्त की ऑक्सीजन मिली है वो सूंघना है और बाकी जो है उसकी कोई जरूरियात ही नहीं है। देखिए, ये बचकाना बातें नहीं करनी चाहिए। ये इसके ऊपर जो 360 अरब के जो टैक्सेस लगे हैं उसका इम्पैक्ट आएगा, एक बोझ की सूरत में आएगा, महंगाई की सूरत में आएगा, और उसको ये जितने लफाजी करके उसको कवर करना चाहे वो कवर नहीं हो पाएगा। देखिए, हकीकत ये है कि इनके चौथे साल दौरे हुकूमत में इनको मिनी बजट लाने पड़े इनको, यानी कि ये इनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है जो कि एक टोटल फेलियर की तरफ आ गई है कि हमें ये नहीं पता कि डॉलर में किस करवट बैठना है, हमें ये नहीं पता
कि सूद की शरह क्या होगी क्या नहीं होगी। तो आयशा इकबाल साहिबा जो कह रही हैं कि अमेरिका में तो बहुत महंगाई है, वहां तो डबल बहुत महंगी पड़ती है, पाकिस्तान में तो बहुत सस्ती है सारी चीजें। देखिए ये भी जो है ना, इनका जो एक नैरेटिव ये बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी सारी दुनिया में महंगाई है तो पाकिस्तान में भी महंगाई है, ये गलत नैरेटिव है। कितनी महंगाई है दुनिया में और कितनी महंगाई है पाकिस्तान में? economist.com जो है उसने एक लिस्ट रिलीज की है 40 ममालिक की, जिसमें महंगाई की शरह का कंपैरिजन है। उसमें पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है महंगाई की शरह के ऊपर। तो इसका मतलब 37 मुल्क जो है वो पाकिस्तान से बेहतर है। इस खित्ते में पाकिस्तान नंबर 1 है महंगाई के लिहाज से। 4 से 5% महंगाई है इस खित्ते में। पाकिस्तान में 9 से 10% महंगाई है, दुगनी महंगाई है, दुनिया से दुगनी तिगनी महंगाई है। मुझे बोलने देंगे? जी आयशा इकबाल साहब। हाँ, महंगाई ये मैंने नहीं कहा कि महंगाई नहीं, लेकिन महंगाई की रीजंस ये हैं जो हमारी इतना आबादी बढ़ी है, ये कोई 3 साल में नहीं बढ़ी। एक डिमांड एंड सप्लाई का रूल होता है, भाई को शायद पता ही हो। आप ये जो रकबे सारे हमारे दौर में ज़रूरी रकमों पे हाउसिंग सोसाइटीज नहीं बनी, ना डीएचए हमारे दौर में बने हैं, ना हमारे दौर में बिलावल हाउस और बहरिया के टाउन बने हैं। जितने एग्रीकल्चर लैंड थी या पिछली हुकूमतों ने उस सारी एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट कर दिया हाउसिंग सोसाइटियों की, और उससे मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। बेड़ा गर्क जी, ये इसका मतलब आयशा इकबाल साहिबा जो फरमा रही हैं, शादी साहिबा आपको आवाज आ रही है तो आप भी रिप्लाई कर सकती हैं इस पर कि महंगाई ऑलरेडी पूरी दुनिया में है और मिनी बजट जो पेश किया गया है इसमें कोई ऐसी अशिया नहीं है जो आम आदमी का जिस पे बोझ पड़े या महंगाई में मजीद इजाफा नहीं होगा मिनी बजट से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अली। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग अपनी नाअहली को किन किन बातों के पीछे छुपाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने आते ही कहा कि बल्कि इलेक्शन के कैंपेन में आपने कहा कंटेनर पर खड़े होकर कि खत्म करेंगे, मेरे पास बहुत अच्छी एक टीम है जो ये सारी चीजें मैनेज करेगी और हम उस टीम के थ्रू हम सारी चीजें मैनेज कर लेंगे। ये आसरा आपने अवाम को दिया था और आप जब हुकूमत में आए तो 90 दिन की आप खुद ही एक डेडलाइन लेकर आए थे कि 90 दिन में आप करप्शन खत्म करेंगे। फिर वो 90 दिन 100 दिन में हो गए और फिर वो 3 महीने 6 महीने हो गए। तो ये सारी जो आसरे थे या दिलासे थे आप आवाम को दे रहे थे, और आप जब 22 साल की जिदोजहद करके सिलेक्ट होके इस कुर्सी पर पहुंचे हैं तो आपको जो स्क्रिप्ट दिया गया था तो उसमें आपको बताया गया था कि 22 करोड़ अवाम है, आपको वो 22 करोड़ अवाम मैनेज करनी है। और यहाँ पे भी आप ये सारी चीजें जो है आप पिछली हुकूमतों के ऊपर डाल रहे हैं। मतलब कि आपके आने का या आपके होने का कोई फायदा नहीं है कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। आए दिन आप एक महंगाई का बम जो है वो अवाम के ऊपर गिरा रहे हैं। अभी आपको केपी में जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हुए थे उसमें जो आपको रिजेक्शन मिली है, अवाम ने आपको मुस्तरद किया है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी महंगाई और महंगाई बड़ी वजह उसमें महंगाई है। समझ नहीं आ रही है, अभी समझ नहीं आ रही। इस पर डॉक्टर महफूज यार खान साहब, आप इत्तेहादी हैं एमकेएम से, और एमकेएम इत्तेहादी है, वोट दे दिया एमकेएम ने। हालांकि कल तक कहा जा रहा था 24 घंटे पहले तक कि जी हम जाहिर महंगाई में इजाफा होगा और नए टैक्सेस अगर लगाए गए तो हम वोट नहीं देंगे गवर्नमेंट को, लेकिन आपने दे दिया। तो सर फिर कोई फोन कॉल आ गई आपको या फिर आवाम का एहसास नहीं रहा आपको? नहीं, अवाम का एहसास तो पहली तरजीह है और कौमी असम्बली के जो हालात हैं उसमें जो हमारी पार्लियामानी पार्टी है जिसकी क़यादत हमारे कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी करते हैं, रात तक बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। हमारे मिनिस्टर ने भी इस बात पे अमीनुल हक भाई ने भी कहा था कि आप हमें बिल की कॉपी दीजिए, हम देखेंगे इसमें गरीब आदमी कितना मुतासिर हो रहा है। लेकिन बाल दफा कौमी असम्बली के हालात ऐसे हो जाते हैं कि आपको ना चाहते हुए भी जो हालात आज सुबह से रहे हैं, आपको अपनी मेजॉरिटी गवर्नमेंट को बचाने के लिए जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको बाल दफा
सर बचाने के लिए, सर ये बात समझ में नहीं आई मुझे, आवाम का मफाद अजीज है आपको या गवर्नमेंट अजीज है जिसको बचाने के लिए बार बार आप कह रहे हैं सहारा देना पड़ता है? ये महंगाई हो गई, इस पे आवाम का जीना दोबर हो चुका है और आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को बचाना फिर भी जरूरी है। 3.5 साल में आप ये समझते हैं कि बहुत अच्छे इसने काम किए हैं इस गवर्नमेंट ने, इसलिए बचा रहे हैं आप इसको? जो है जमहूरियत को बचाने के लिए हम इनके साथ खड़े हैं, क्योंकि अगर आप वोट नहीं देंगे तो आप समझते हैं कि जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी और उसके बाद जमहूरियत जो है उसका शाफखाना आपके सामने आएगा। देखिए, हस्बे इख्तलाफ की जमातों ने भी आज उसका इजहार किया है, ना कायदे हस्बे इख्तलाफ मौजूद थे, ना पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन मौजूद थे। बिल्कुल सर, अपोजिशन की कोताहियां भी उस तरफ भी मैं आ रहा हूं, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं कि जमहूरियत को बचाने के लिए आज फिर वोट दे दिया, इसका मतलब जमहूरियत सिर्फ एमक्यूएम के वोटों का नाम है कि एमक्यूएम ने अगर वापस ले लिए, वोट नहीं दिए तो जमहूरियत जो मुतासिर हो जाएगी? अवाम की हालत सर जो मुतासिर हुई है, वोटर सपोर्टर्स की आपकी हालत जो मुतासिर हुई है, इसको आप सेकंड पे रखते हैं? बोझ को हम उठाए चल रहे हैं, तो मजीद हम अपने ऊपर ये नहीं लेना चाहते कि और कुछ दिन के बाद अभी हालात सामने आ जाएंगे। हमारे अपने मसाइल अपनी जगह हैं। हम ये कहते हैं कि 140 पे अमल हो और हमें कराची वालों को उनके हुकूक मिले, बल्दियाती हुकूक मिले। इसके लिए सर 140 तो सर देखिए 140 की तशरीह तो जाहिर है आपने सुप्रीम कोर्ट में 5 साल हो गए इस बात को, वो अच्छी बात है अगर होती है, लेकिन आज भी आपने वोट दे दिया। फारूक डाडी साहब माहिर माइशत हैं, आप क्या कहेंगे? आज जो मिनी बजट पेश कर दिया है, मिनी बजट का बिल कौमी असम्बली में, और मोबाइल फोन्स, गाड़ियां, साइकिल, बेकरी आइटम मजीद महंगे होंगे, आप किस तरह देख रहे हैं इसको? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो बार बार ये कहा जा रहा है, यकीन दहानियां कराई जा रही हैं कि 360 अरब इकट्ठे जरूर करने हैं टैक्सेस की मद में, लेकिन इससे आम आदमी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी देखिए, आज का जो मिनी बजट था वो हमारी मजबूरी थी, हमारी हुकूमत की भी मजबूरी थी, क्योंकि ये बार कहना अच्छा नहीं लगता कि गुज़िश्ता हुकूमतों ने जो कर्जे ले दे के इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, तो ये पीटीआई की गवर्नमेंट जब से आई है इसी में लगी है कि उनके कर्जों का जो बोझ है उसी के सूद की मद में ये उनको रिपेमेंट करें। सर ये फारूक डाडी साहब ये बताइए कि कब तक, वो कौन सी डेट है जिसके बाद ये अपने ऊपर लेगी पीटीआई कि आज से हमारा हिसाब शुरू करें आप? अब तक तो सर पिछलों पे डालते आ रहे हैं, 3.5 साल हो गए। देखिए, मैं एक तर्जिए के तौर पे अपनी बात कर रहा हूँ कि जिस दिन से हुकूमत ने पकड़ी है 9.2 बिलियन डॉलर, तो हुकूमत संभाली नहीं और डिमांड आ गई कि आप इसे पे करें। खैर, उससे मैं आगे चल रहा हूँ। जहाँ तक इस मिनी बजट की बात है, आप देखें कि इसके ऊपर ऐसे कोई टैक्सेस नहीं लगे। अगर टैक्स लगे हैं तो 2000 सीसी के ऊपर की गाड़ियां, 3000 सीसी की। सर ये मोबाइल फोन, बेकरी आइटम, साइकिल, ये आप बेकरी आइटम, ये केक, पेस्ट्री वगैरह, ये कौन इस्तेमाल करता है? ये अशराफिया करती है, गरीब लोगों का इससे बहुत। गरीब क्या करते हैं फिर ये? लेकिन देखिए, हाँ, यकीनन इसका बोझ आवाम पे जरूर पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि इसका आवाम पे बोझ आवाम पे पड़ेगा, लेकिन आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि आपको तय करना पड़ेगा कि आप किस दिन पे जा रहे हैं। वजह इसकी ये कि देखिए, जापान के अंदर भी बेतहाशा महंगाई भी बहुत बुरा वक्त है, उनके लोगों ने भी बड़ी तकलीफें उठाई। वहाँ भी सर ऐसी गवर्नमेंट थी? नहीं, गवर्नमेंट तो खैर सर, इस गवर्नमेंट के अंदर मुझे कोई करप्शन नजर नहीं आता। करप्शन नजर नहीं आता, इसलिए सर मैं आता हूँ वापस। ये जो बात कर रहे हैं राना एहसान साहब बार बार के, ये जो आयशा इकबाल साहिबा ने भी फरमाया और यही माहिर माइशत फारूक डाडी साहब भी फरमा रहे हैं कि जी हमें तो कोई चीज ऐसी नजर नहीं आ रही जिससे महंगाई में इजाफा होगा। तो 360 अरब का सर ये, जबकि वजीर दाखिला तो इस बात को तस्लीम किया कि नहीं ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, सिर्फ 2 अरब का बोझ पड़ेगा। बाकी लोग तो ये भी तस्लीम करने को तैयार नहीं है। सर इस पर थोड़ा सा आपके जहन में है कुछ इस तरह की चीजें कि इनका ताल्लुक आवाम से है ही नहीं, आम लोगों से, मोबाइल फोन का, गाड़ियों का, साइकिल का, बेकरी आइटम्स, फूड आइटम्स? मैं तो आपको सारी चीजें गिनवा दी कि शायद पीटीआई समझती है कि इन्होंने इन आम आदमी ने सिर्फ जो है वो सांसी फ्री में जो अल्लाह ताला ने दिया है वो देना है। आप लोगों ने तो सांस में नहीं सही लेने को छोड़ा, इतनी पोल्यूशन, स्मॉग आप लोगों ने तो जो छोड़ा है। मोबाइल दुनिया में इतने आवाम के पास मोबाइल नहीं, इतना जितने साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। अच्छा, स्मॉग जो हो रहा है लाहौर में, वो भी नून लीग के ऊपर डाल दिया आपने? जाहिर बात है,
देखिए मैं किए हुए ऑरेंज ट्रेन में ये जो और मेट्रो बनाई है, इसमें जितने दरख्त इन्होंने काटे हैं, ये स्मॉग उसी का, इन्होंने तो सांस भी नहीं लेने दिया। ये तो पीटीआई आई है तो उन्होंने तो दरख्त लगाए हैं, कुछ किए, इन्होंने तो सांस के लिए नहीं किया। और दुनिया में ना, और इस मोबाइल की वजह से जितनी बातें हैं कि 4-4, 5-5 क्लास के बच्चे मोबाइल ले हैं। मोबाइल ऐसी चीज नहीं है, आगे भी दुनिया में बगैर मोबाइल। चलें जी, ये तो आशा इकबाल साहब, हमारी मोबाइल फी जरूरी नहीं है, गाड़ियां, साइकिल, बेकरी आइटम्स लग्जरी में आती हैं, सारी चीजें आम लोगों के लिए जरूरी नहीं है। तो राना साहब, फिर आम लोगों के लिए क्या क्या चीजें चाहिए वो भी तो आज बता दें आप, ताकि मैं पूछूं तो सही कि जनाब ये आम लोग जो ना ये खाते हैं, ये पीते हैं। आटा जो आपका फूड है, आपको 3-3 हजार का अगर केक अगर देते हैं, याशी में आते हैं याशी में अच्छी चीज है। सोलर पैनल लगाई है, तो एक तरफ जो पूरी दुनिया है वो ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है, और दूसरी तरफ इन लोगों ने जो है वो हम जो है वो अंधेरों की तरफ जा रहे हैं कि भाई आपने सोलर पैनल के ऊपर भी सेल टैक्स लगा दिया कि आपका जो एनर्जी प्राइस इसको कम करे। तो ये समझता हूँ कि एक बोझनुमा बजट है ये जो बजट आया है, और इसका इफेक्ट आएगा ही आएगा महंगाई की सूरत में। ये जो मर्जी लफाजी करे, मैं फिर रिपीट करूंगा, देखिए इनका तो काम है इसको अब वो डिफेंड करें, क्योंकि ये मईशत के ये इतना बदहाल कर चुके हैं हाल के इनको अब यही कुछ कहना पड़ेगा। लेकिन इनको ये समझने की इनकी इन बातों से अब इनकी गाड़ी नहीं चलने वाली। इनको जिमनी इलेक्शन में इनके घर में जाके बात पिटी है, इसी वजह से पिटी है कि लोग इन बातों को तस्लीम नहीं कर रहे। और मैं समझता हूं कि अब इनके पास कोई, अगर इनका मकसद सिर्फ अब टाइम पूरा करना है तो ये टाइम अपना पूरा कर लें 5 साल, क्योंकि और तो ये ना मीशत को कोई संभाला दे सकते हैं, ना ये आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी ला सकते हैं। नहीं, लेकिन अब तो राना साहब होगा तो सही ना। शादिया साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा है कि 5 जनवरी से लाहौर से तहरीक शुरू होने वाली है और सोलो फ्लाइट लेकर आप इस गवर्नमेंट को घर भेजने वाले हैं, जबकि तहरीक अदम एतमाद की आवाज़ें भी आ रही हैं और फिर गवर्नमेंट आज फिर मंजूर कराने में कामयाब हो गई। हालांकि कहा यह गया था कि बहुत सारे MNAs हैं इस वफाकी हुकूमत के जो राब्ते में नून लीग या पीपल्स पार्टी से, और अब बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए मिनी बजट पास कराना। देखिए अली, सबसे पहली बात तो ये है कि जो अभी आपने कहा MQM के लिए, आपको याद होगा कि पिछली दफा जो बात हो रही थी इलेक्टोरल रिफॉर्म पे, तो और जितने भी सारी चीजें थी तो उस पे MQM का स्टैंड यही था कि हम वोट नहीं करेंगे। लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो किस तरह से बिके, किस चीज पे बिके, वो नहीं पता। और अभी भी ये इसी तरह से इंतशार फैलाते हैं, क्योंकि ये बैठे हुए हैं तहरीक इंसाफ के साथ। तहरीक इंसाफ जो है वो कंटेनर वाली सियासत अभी भी कर रही है, तो ये सारी चीजें वो इंतशार फैलाते रहेंगे। और बाकी जो बात चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 27 दिसंबर को कही है, तो इंशाल्लाह वो आप बहुत जल्द उसका रिजल्ट देखेंगे कि जिस तरह से ये सियासत शुरू होगी पंजाब में। जिस तरह से ये कहा गया था कि कहीं पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिवाइवल नहीं है, लेकिन 2 इलेक्शंस के रिजल्ट में आपने देख लिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स ने, जो ये समझते थे कि वो चंद 100 जो है वो वोट लेंगे, लेकिन उन्होंने हजारों में और बहुत अच्छी लीड के साथ वो कैंडिडेट उस इलेक्शन में सामने आए हैं। तो अभी आप आगे आगे देखते जाइएगा कि किस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस नाकाम और नाअहल गवर्नमेंट को टफ टाइम देती है। लेकिन इसमें एक बड़ी अहम बात, ये छोटा सा ब्रेक ले लूं, अहम बात ये है कि इसका मतलब ये पार्लियामेंट में गवर्नमेंट जो है बिल्कुल सेफ है। तहरीक अदम एतमाद अगर आ भी गई तो इत्तेहादी आज भी उनके साथ खड़े हुए हैं, और किस वजह से खड़े हुए हैं वो एक अलग बात है। लेकिन इत्तेहादी ने आज फिर साबित किया, क्योंकि कहा जा रहा था कि वो फोन कॉल्स आई और वो जो कुछ भी हुआ इससे पहले हमने देखा, वो जो एक दिन में 53 बिल पास करा लिए गए, लेकिन आज भी इत्तेहादी साथ हैं। और वजूहात आप सुन चुके हैं MQM पाकिस्तान के हवाले से फंक्शन लीग का। फंक्शन लीग ने तो बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया जो मैंने बताया आपको। वो कह रहे हैं जी मजबूरी थी हमारी वोट देना, लेकिन बाहर वो कह रहे हैं कि जी मुस्तरद करते हैं। ये बड़ी अहम सिचुएशन, इसमें बात करूंगा। इस ब्रेक की बात कहीं मुझे जाएगा, देखते रहिए अलग खबर। ये कहना कि पाकिस्तान को मुआशी खुदमुख्तारी, पाकिस्तान की मुआशी खुदमुख्तारी को बेचा जा रहा है, पाकिस्तान स्टेट बैंक का कंट्रोल IMF को दे रहा है, ख्वाजा आसिफ ने आज जो तकरीर की, इस पर मैं चाहूंगा कि आयशा इकबाल साहिबा, आपको भी ये लगता है कि पाकिस्तान को माशी तौर पर जो है पाकिस्तान की जो माशी खुदमुख्तारी है उसको बेच रहे हैं और स्टेट बैंक का कंट्रोल IMF को दे रहे हैं?
खान साहब ऐसा कोई डिसीजन नहीं ले सकते जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे, सवाल ही पैदा नहीं होता। मुल्क के कोई भी, अच्छा एक बड़ी अहम फैसला नहीं वो करेंगे जिससे मुल्क के लिए जो नुकसान है। उनको पाकिस्तान से मोहब्बत है, उनका सारा कुछ, वो इंग्लैंड नहीं भागते, वो इधर ही रहते हैं, इधर के पाकिस्तानी हैं, बहुत अच्छे मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी। वो उन्होंने यहाँ ही रहना है, उन्होंने इंग्लैंड नहीं भागना, पाकिस्तान में रहेंगे जी इमरान खान साहब, और भागना नहीं है उन्होंने। और ये मतलब ये कि जिनके लोग वो बीमार हुए, वो गिरे, इलाज भी उन्होंने पाकिस्तान में करवाया, वो लंदन नहीं भागे थे अपना इलाज कराने। और इसलिए खान साहब पे सारी कौम को भरोसा है कि कोई ऐसा वो फैसला नहीं करेंगे जिससे मुल्क को लिए नुकसान दे। महफूज यार खान साहब, आप लोगों पे इत्तेहादी हैं, आप लोगों को इमरान खान साहब पे भरोसा है या फोन कॉल्स करने वालों पर? देखिए मसला ये है कि ये तो मुझे नहीं पता कि कौन फोन कॉल्स कर रहा है। सर गवर्नमेंट ही करती होगी ना आपको, सर गवर्नमेंट ही करती होगी कि सिंध में जो हमारा हशर किया हुआ है पीपुल्स पार्टी की हुकूमत ने, अगर हम इस वक्त इत्तेहादी नहीं बनेंगे तो सिंध में ये MQM और JDI और PTI का जो हशर किए हुए है अक्सरियत की बुनियाद पर, वो जमात उनका, और कौमी असम्बली में PTI अक्सरियत की जमात तो नहीं थी, लेकिन हम लोगों के साथ देने की वजह से अक्सरियत की जमात बन गई है। और हम इसका साथ नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हम ये चाहते हैं कराची के जो तरक्याती मंसूबे हैं जिनके बारे में PTI की हुकूमत ने प्रोजेक्ट दिए हुए हैं, वो प्रोजेक्ट अपनी अमली। सर वो कब होंगे? 1100 अरब का आपसे कहा था, 1100 अरब नहीं दिए आपको, 160 अरब का कहा, वो नहीं दिए, और आपके हवाले से 12 निकाती एजेंडा तय किया था, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। उसके बावजूद भी आप फिर भी अगर इस गवर्नमेंट के साथ हैं तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो हासिल हो रहा है आपको। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के क़याम में हमारा इंटरेस्ट है ताकि आम आदमी के लिए तालीमी इदारे बढ़े। हमारा इंटरेस्ट यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करना है, और वो वफाक की हुकूमत के साथ हम यहाँ पर जो भी तामीर और तरक्की का काम कर सकते हैं इसके लिए हम उनकी मदद कर रहे हैं। आप मुतमईन हैं, इसका मतलब आपकी पार्टी के लोग मुतमईन हैं, आपके वोटर सपोर्टर इन बातों से मुतमईन हैं। महंगाई के बावजूद, महंगाई और बढ़ने के अलामात नजर आ रही हैं, फिर भी अगर वो मौजूद हैं तो जाहिर है बल्दियाती इलेक्शन भी पता चल जाएगा इस पर। फारूक राठी साहब क्या कहेंगे? ये इस वक्त जो सिचुएशन है, मिनी बजट के हवाले से बात कर रहे हैं, और आप ये कहेंगे कि जी बेकरी आइटम्स और मोबाइल फोन, गाड़ियां, तमाम चीजों पर बेसिक टैक्स छूट वापस हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, और मिनी बजट आते रहते हैं, महंगाई में इजाफा नहीं होता मिनी बजट पेश करने से। देखिए हुकूमत ने अपनी खुशी से तो ये नहीं, जाहिर है तो IMF की मर्जी से आया ना सर। नहीं तो आप मुझे बताएं कि पिछली जितनी भी हुकूमतें आई हैं क्या उस दौर में मिनी बजट नहीं आए? मिनी बजट तो अपनी जरूरत के तहत लाना पड़ता है, और अब इमरान इसका इफेक्ट नहीं होता सर कि मैं खुदकशी कर लूंगा, नहीं खुदकशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं कि हम मुल्क की सलामती के साथ नहीं खेल सकते। ये हमारी मजबूरी है कि हमें IMF के पास जाना पड़ा है, और जाहिर बात है कि जो आपको कर्जा दे तो मांगेगा कि मेरा पैसा ये वापस कैसे होगा। यहाँ पे प्रॉब्लम दो है। एक प्रॉब्लम ये है कि IMF का एक अपना स्ट्रक्चर है, तो वो तो अपनी जगह है माशी तौर पे, लेकिन दूसरा सियासी पहलू भी है, ठीक है ना। क्योंकि आप इस वक्त जैसे फैक्टर्स में या IMF, ये सारे इदारे जो है जो अमेरिका के मातहत चलते हैं, और अमेरिका पाकिस्तान पे एक प्रेशर मुस्तकिल बढ़ाता जा रहा है ताकि पाकिस्तान जो है चाइनीज इन्फ्लुएंस को अपने इलाके में सर। ये तो फिर देखिए, एक तरफ तो आप ये बात कर रहे हैं कि अमेरिका के ज़ेरे असर ये सारे इदारे हैं, और उनके जरिए फिर वो हमें नए टैक्सेस लगाने का कहें, मिनी बजट पेश करने का कहें, तो फिर तो बात सर फिर आप तारीफ भी कर रहे हैं PTI की, तो फिर सर इन PTI तो इसका मतलब है कि सारे फैसले IMF के कहने पे हो रहे हैं। नहीं कर रहा हूँ मैं, जो देखिए हमारा मसला क्या है, हमारा मसला ये है
कि ये जो दो बैठे हुए पीपल्स पार्टी वाले और नून लीग वाले आपके साथ जो बैठे हुए हैं, इतने मतलब शीशे के घर में बैठ के पत्थर मार रहे हैं। अरे भाई, आप लोगों ने जो कर्जे ले लेके 34 अरब डॉलर का कर्जा था पाकिस्तान में 2008 तक, ठीक है, इन्होंने 10 साल के अंदर 60 अरब कर्जा लेके 94 अरब डॉलर तक हमारा कर्जा। और अब कितना है सर, अब कितना है? आप उसको कैलकुलेट कर लें। अभी पहला मैं ये बात अपनी खत्म कर लूं, ठीक है ना। तो जो भी हमने दिया है, जाहिर बात है कि हमने सूद की मद में दिया, उसकी इंस्टॉलमेंट की मद में इस गवर्नमेंट ने दिया है। लेकिन बात सारी ये है कि इन्होंने ये बताया आपने इनके प्रोजेक्ट क्या इनमें हिम्मत थी कि ये 10 जन का जो काम था वो चला सकते अमेरिका, क्योंकि ये अमेरिका बहादुर को नाराज करना नहीं चाहते। अमेरिका बहादुर, आप दोनों तरफ बता रहे हैं कि अमेरिका बहादुर को पीपल्स पार्टी नाराज नहीं कर सकती, नून लीग नाराज नहीं कर सकती, पीटीआई भी नाराज नहीं कर सकती। इसलिए नहीं कर सकती कि इनकी जो वहाँ जायदादें पड़ी हुई है भाई, वो सारी वो जब्त कर। तो सर, इमरान खान साहब की जायदादें नहीं है तो वो नाराज कर लेते। IMF के देखिए, आपको अपनी कौम को भी देखना है, आपकी अपनी मायकी हालात को भी देखना है। आपकी अच्छा, इमरान खान साहब कर रहे हैं तो उनकी मजबूरी है, बाकी लोगों ने जाहिर आंखें नहीं दिखाई, अभी कहना चाह रहे हैं। अच्छा, तहरीक इस्लाह से रहमत वर्दक साहब भी हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सियासतदान है, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। क्या कहेंगे रहमत वर्दक साहब? हुकूमत ने मिनी बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया और तकरीबन 150 अशिया है जिन पर टैक्स छूट जो है ख़त्म की जा रही है। तो बात यही हो रही है कि गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है और उनके इत्तेहादियों का कि इनसे मिनी बजट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना महंगाई में इजाफा होगा, जितनी चीज़ें जिस हद तक महंगी हैं इतनी ही रहेंगी। जी रहमत वर्दक साहब। रहमत वर्दक साहब, आवाज़ पहुँच रही है आप तक? अच्छा, गालिबन आवाज नहीं आ रही। अच्छा, इस पर शादिया साहिबा, अब जो सिचुएशन है इस पर आप क्या कहेंगी कि कौमी असम्बली में पेश कर दिया है, अददी बरतरी उनको हासिल है, तो अब अपोजिशन का क्या लाएअमल होगा? बात तो ये है कि अभी फारूक साहब ये कह रहे थे कि हम लोग जो हैं वो ये मजबूरी है और हम सही करेंगे सब चीजें। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने जो नेशनल सिक्योरिटी है पाकिस्तान की उस पे कॉम्प्रोमाइज किया है। आपने अपनी एक स्टेट बैंक जो है वो IMF को गिरवी रख दी है। आपने अपनी नेशनल सिक्योरिटी, अपनी आवाम को, पूरी आवाम को आपने गिरवी रख दिया है। तो आप ये किस तरह से कह सकते हैं कि आप सारी चीजें सही करेंगे? तो ये चीजें देखिए आपके हाथ से निकल चुकी हैं, आपके इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो आप अपनी नाअहली मान लें कि आप लोग ये नहीं। अब ये चीजें भी आप अगर पोजीशन पे डालेंगे, और जिस तरह का आज सेशन आपने देखा, जिस तरह से एक्सपायर्ड जो इनके ऑर्डिनेंस थे वो जिस तरह से इन्होंने पास करवाए हैं, जो कि एक आइन के खिलाफ जाके इन्होंने किया है, और कस्टोडियन ऑफ द हाउस जो हमारे स्पीकर साहब हैं उन्होंने अपने जो पावर्स थे वो मिसयूज करते हुए जिस तरह से उन्होंने किया है, तो ये सारी चीजें इनके अगेंस्ट ही जा रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रही है किस चीज को डिफेंड कर रहे हैं, और ये चीज हर तरफ से इनके ऊपर आ रही है। फिर भी ये सारी जो ब्लेम है वो पिछली हुकूमतों को कर रहे हैं। मैं कहती हूँ कि अल्लाह का वास्ता है, आप पिछली हुकूमतों को अब दुहाई देना बंद करें, अब अपनी कोई परफॉर्मेंस आप बता दें। जो आपने कंटेनर पर खड़े होकर दावे किए थे, जो आपने कंटेनर पर खड़े होकर वादे किए थे, जो सिविल नाफरमानी के इरशादात आपने जारी किए थे, जो बिल जलाए थे, वो आपने अभी देखा कि KP में खवातीन ने रोडों पे आकर बिल जलाए हैं। बिल्कुल सही हुआ, बिल्कुल क्या चाहते हैं आपकी आवाम, किस तरह से आपको और रिस्पांस दे? आपको बाय इलेक्शन में आवाम ने रिजेक्ट किया। यही है, बिल्कुल शादी साहब, ये बात तो दुरुस्त है कि आवाम के पास वोट का हथियार होता है, वो इन्होंने इस्तेमाल किया, और वहां हमने देखा कि तहरीक इंसाफ की जो कैंडिडेट्स थे वो हार गए, जबकि JUI बड़ी पार्टी बनकर वहां सामने आई है। अच्छा, मरकजी सदर है तहरीक इस्तिकलाल के रहमत वर्दक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया रहमत वर्दक साहब, आवाज़ आपको आ रही है। तो ये ज़मीनी बजट के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने आज पेश कर दिया है कौमी असम्बली में, और तकरीबन 150 से ज़ायद अशिया हैं जिन पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। लेकिन गवर्नमेंट ये कह रही है कि जी 150 अशिया पर सेल्स टैक्स बढ़ा ज़रूर रहे हैं, लेकिन आम आदमी को इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा।
अच्छा डाडी साहब क्या कहेंगे आप, ये जो बात कर रही हैं शाजिया साहिबा? मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो ये कि आप मेरा पीटीआई से कोई लेना देना नहीं है, ना मेरा इनसे। लेकिन पीटीआई ने पहले दिन अपने मंशूर में एक बात कही कि जितने भी इदारे हैं उसको हम ऑटोनोमस बॉडी बनाएंगे, चाहे वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो स्टेट बैंक हो। अब जिस तरह ये पिछली इन लोगों ने जो गवर्नमेंट थी पीपल्स पार्टी और नून लीग की, जिस तरह इन्होंने धड़ाधड़ नोटें छापी है और मार्केट में डाली है, ठीक है, तो ये आज हम जो फेस कर रहे हैं एक बहुत बड़ा आंसर यही है कि वो जो नोटें छापी गई उसका बोझ हम पे है। एक तरफ IMF वर्ल्ड बैंक से ये लोग कर्जे भी लेते रहे, हुकूमतें भी चलाते रहे, अयान अली जाहिद की कैरियरों के साथ पैसे भी बाहर बेचते रहे, और इस मुल्क को आज अच्छा सर, अयान अली के जरिए पीपल्स पार्टी वाले पैसे बाहर भेजते रहे, तो ये अफगानिस्तान स्मगलिंग हो रहे हैं डॉलर, ये कौन लेके जा रहा है सर? ये देखिए, ये अयान अली से मकसद ये कौन लेके जा रहा है सर? इसका भी तो इल्म होगा आपको। नहीं, देखिए, मैं जो अयान अली का मकसद है, अयान अली इज बिकम अ सिस्टम, इज बिकम अ सिस्टम। अगर अयान अली कहते हैं तो उसका मतलब ये है कि लोगों के साथ जाती तौर पे आपके पैसे बाहर जा रहे हैं, यकीनन। तो नहीं, मेरा भी सर कहने का मकसद ये है कि उस दौर में जाते रहे, नहीं रोक सकी गवर्नमेंट, तो ये गवर्नमेंट भी नहीं रोक सकी। अफगानिस्तान डॉलर स्मगलर हो रहा है, आपकी गंदम जा रही है वहां पर, चीनी जा रही है आपकी वहां पर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसको फेलियर को सर तस्लीम तो गवर्नमेंट करे ना कि यार बिल्कुल जो ये फेलियर उस गवर्नमेंट का था तो हमारा भी है, हमसे भी नहीं रोका जा रहा। ये गवर्नमेंट कम से कम किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल नहीं है, ये बात तो तय है। सर ये आपको किस तरह पता सर इस बात का? मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो बता दें, अगर इस हुकूमत के खिलाफ कोई मनी लॉन्ड्रिंग का वो हो। मैंने कहा मेरा सर हुकूमत जाएगी, सर ये हुकूमत जाएगी तो शवाहिद सामने आएंगे, मुकदमात बनेंगे, फाइलें खुलेंगी। एक अब तो सारे इदारे सर इस गवर्नमेंट के अंडर में हैं, तहकीकात कैसे होंगी, केस कैसे दर्ज होंगे? जिसमें हाथ रखते हैं कोर्ट उनको स्टे ऑर्डर दे देती है, कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले देते हैं। आप देखें ना, ट्रेस एंड ट्रैकिंग सिस्टम के अंदर जब हुकूमत ने उनको मॉनिटर करने की कोशिश की, कोर्ट में चले गए और 3 साल तक इनको स्टे ऑर्डर मिला और वो सारा सिस्टम रुक गया। अब मुझे बताएं कि जो फैक्ट्रियों में जो माल बनता है और जिसका सेल टैक्स वो वसूल कर रहे हैं, ठीक है, वो पैसा हुकूमत के खजाने में 10% भी नहीं जाता था, ठीक है सर। इस गवर्नमेंट ने देखिए, ये तो आप बीच में कोर्ट्स को भी लिया है, लेकिन देखिए इस गवर्नमेंट ने जितने लोगों पर केसेस बनाए हैं एहतसाब के हवाले से, बिला तफरीक कहा गया था, लेकिन अपने जो लोगों पर केसेस हैं नैब के हवाले से, वो हम देख रहे हैं कि केसेस रुके हुए हैं। अलीम खान हो, वो बालम जब्बा का केस, परवेज खटक साहब हो, दीगर लोग, सब पर ही केसेस हैं। फॉरेन फंडिंग का 7 साल हो गए, फैसला नहीं हो सका। फैसल वाडा साहब का फैसला महफूज, आज तक वो सुनवाया नहीं किया। तो ये तो नहीं कहें आपके जी इनको सिर्फ अपोजिशन वालों को नवाजा जा रहा है शायद कहीं से, तो गवर्नमेंट के अपने लोग भी हैं जिनके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हो सकता। देखिए ना, अगर अदालतें क्या कर रही है, चीफ जस्टिस ले सो मोटो एक्शन, जिनके खिलाफ केसेस रुके हुए हैं क्यों नहीं लेते? मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ। आज आप देखें कि इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी कि एक तरफ वो बिल्कुल गैर जानिबदार नहीं, वो एक तरफ जानिबदारी है। आपने देखा होगा जब सेनेट का इलेक्शन हुआ तो अयाज सादिक और शहबाज शरीफ जा रहे थे, तो वो साहब खड़े होके, उनको पार्लियामेंट खड़े होके वो कर रहे हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर आज अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। तो जब तक अच्छा इन चीजों को भी अगर काउंट कर रहे हैं सर, फिर तो मामला बड़ा खराब हो जाएगा। शादी साहिबा क्या कहेंगे? ये तो मतलब गवर्नमेंट ही, अगर ये इस तरह की बातें सामने आई, जिस तरह फारूक डाडी साहब कह रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी इस तरह की आवाजें आती हैं, यानी कि वो अब उन इदारों पर जिन पर आप लोग कह रहे थे इससे पहले अपोजिशन में रहते हैं, अपोजिशन तो हमेशा कहती है कि जी इदारे गैर जानिबदार होने चाहिए, जानिबदारी का मुजाहरा करें, लेकिन हुकूमत खुद कहे ये बात, तो फिर क्या कहें हम? देखिए अली, मैं तो ये कहूंगी कि फारूक साहब जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो इतनी फेवर कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो मान ही लें कि उनकी कोई ना कोई उनकी एफिलिएशन है उनके साथ। अब देखिए, अगर इतना ही उनको ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जानिबदार और गैर जानिबदार है, तो आपने क्यों फॉरेन फंडिंग केस पे स्टे लिया हुआ है? सादिक और अमीन टाइटल लेके आप फॉरेन फंडिंग केस पे स्टे लेके बैठे हुए हैं,
बिल्कुल। और अभी रिंग रोड में करप्शन, दवाइयों में करप्शन के स्कैंडल, गंदम में करप्शन, चीनी की करप्शन के स्कैंडल, ये सारे स्कैंडल्स हमारे करप्शन के से बहुत ज्यादा है। जो आपने एक लेबल कर दिया था ना कि पिछली गवर्नमेंट जो है वो करप्ट है, चोर है, डाकू है, अब वो चोर डाकू करप्ट कहना बंद करें। अब आप अपनी परफॉर्मेंस दें। आपके पास जीरो परफॉर्मेंस है, आपने कुछ किया नहीं है, आपके जो एटीएम्स है वो आपको चला रहे हैं। और फैसल वाडा साहब का क्यों नहीं आप अभी तक कोई फैसला सुनाया जा रहा है? क्यों नहीं फॉरेन फंडिंग? बड़ी अहम बात है ये शादी साहिबा, बिल्कुल सही है ये जो बात आप कर रही हैं। सवाल सिर्फ एक था, कोर्ट ने भी, ये केस कोर्ट में भी रहा और ये केस इलेक्शन कमीशन में भी, सवाल सिर्फ एक था कि जी दोहरी शहरियत इलेक्शन से पहले छोड़िए आपने बाद में, उसका जवाब देने में आज 3.5 साल हो गए, नहीं दे सके वो। सुने, जस्टिस वजीउद्दीन एक बहुत अच्छा नाम है, सीनियर पर्सन है वो। अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई बात होगी। और अगर आपके बाबर साहब भी इस तरह से कह रहे हैं तो कोई ना कोई बात होगी। तो देखिए, ये सारी चीजें आप क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं? आप उनको बिला वजह अगर फेवर दे रहे हैं, किस बेस पे दे रहे हैं? क्या आपको भी कोई फोन कॉल आई है? ये इस तरह की चीजें ना करें तो ज्यादा बेहतर है। साहब फोन कॉल आई है या दिल चाह रहा है सिर्फ आपका? दिल से पीटीआई की ये बात मैं सलूट के साथ कोई बात कहूंगा तो अच्छी बात नहीं होगी। खैर एनीवे, देखिए बीबी आप मेरी बात सुने, मैंने पहले भी इसी फोरम के ऊपर बहुत सारे फोरम करने वाली है वो बातें ना करें। आप आज सुन ले मेरी बात को कि भुट्टो साहब के साथ भी ज्यादती हुई, इसी कोर्टों ने उनको ना हक ना जायज उनको लटकाया गया। और जिस दिन से भुट्टो साहब को लटकाया उसके बाद से इस मुल्क का बेड़ा गर्क शुरू हुआ है और इस मुल्क की साइकिल उल्टी चलना शुरू हुई है। अच्छा, बैलेंस कर रहे हैं फारूक राठी साहब, आप बैलेंस कर रहे हैं तहरीक साहब की हिमायत के बाद? नहीं, मैं एक जो बात सच है, हक की बात है, मैं वो करूंगा। तो ये जो हक की बात अब कर रही है शादिया साहिबा, उसको हक नहीं समझ रहे हैं? नहीं, शादिया साहब के बाद की बातों को अभी छोड़े, आपके प्रोग्राम में इतना वक्त नहीं होना, मैं पूरा इनके जवाब देगा। दूसरी बात नहीं सर, इसमें तो ईमानदारी से बता दें, मिनी बजट से आम आदमी क्यों मुतासर नहीं होगा? देखिए भाई, पहली बात ये कि इन्हीं की हुकूमत ने इतने कर्जे ले लेके, मुझे बता दें ना प्रोजेक्ट कौन से प्रोजेक्ट किए। $30 अरब इन्होंने अपने 5 साल दौर में लिए। सिर्फ 25 अरब रुपए का K4 का मंसूबा था जो इन्होंने इनकी वफाक में भी हुकूमत की और इस हुकूमत ने भी अब तक कंप्लीट नहीं किया सर, इस गवर्नमेंट ने भी अब तक कंप्लीट नहीं किया। वो तो नहीं किया तो मुझे ये बता दे। ग्रीन बस का मंसूबा भी सर नवाज शरीफ का था, वो जो अभी जाके जो 80 बसें आई हैं उसमें भी टाइमिंग रख दी है, 4 घंटे चलेंगी, बाकी आराम करेंगे। वो ये तो बड़ी लंबी बहस हो जाएगी, लेकिन असल बात यही है। रहमत खान वर्दक साहब मरकजी सदर है तहरीक इस्तिकलाल के, सर आप क्या कहेंगे सर मिनी बजट के हवाले से? मैं समझता हूँ कि इस मनी बजट में ऐसी कोई चीज नहीं बची जिस पर टैक्स नहीं लगा। आप देखें, लाल मिर्च पर, फ्लोर मिलों पर कोई चीज नहीं। बेकरी आइटम्स हैं, फूड आइटम्स हैं, साइकिल है। अगर ये लोग जो टॉयलेट को जाते हैं इस पर भी 17% टैक्स लगा लेते तो इनका खजाना पूरा हो जाता। अफसोस मुझे ये आ रहा है कि जो लोग रात दिन टीवी पे आके झूठ बोलते हैं, इनके हमायती झूठ बोलते हैं, उससे सारी बरकत पाकिस्तान की 3.5 साल से पूरी बरकत खत्म हो गई। झूठ बोलने से बरकत खत्म हो चुकी है, तबाह बर्बाद कर दिया। मैं तो ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप इन नासुरों से हमारी जान छुड़ा और अल्लाह ताला आप इन अपोजिशन को अक्ल दे कि रोड पे सिर्फ बातें न करें, अब निकलने का वक्त है। अब निकलने का वक्त है ये, बिल्कुल। रहमत खान वर्दक साहब जो आप बात कर रहे हैं शादिया साहिबा, अब क्या तहरीक आदम एतमाद की तरफ अब भी आप नहीं समझते वक्त आ गया है कि अब तहरीक आदम एतमाद या सड़कों पर ही फैसले होंगे? ये फैसला कर लिया आप लोगों ने, मशावरत हो गई इस हवाले से? देखिए अली, ये हम समझते हैं कि ये फैसला अवाम का है और अवाम के लिए अगर हमें सड़कों पे आना पड़ा, अवाम के हक के लिए हमें अगर एहतजाज करना पड़ा, अवाम के हक के लिए हमें इस हुकूमत को गिराना पड़ा तो हम जरूर करेंगे। हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और आसिफ अली जरदारी साहब ने ये बात लिख के दी है कि हम इस अवाम के लिए अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इस हुकूमत को घर भिजवाने के लिए हम किसी भी तहरीक का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये हर चीज के लिए रियासत मदीना का दावा करके जो आपने झूठ बोले हैं, जो आप अल्लाह का नाम लेके जो झूठ बोलते हैं, ऐसे झूठे हमने पहले कभी नहीं देखे थे।
जो दरूद शरीफ पढ़ते हैं और उसके बाद झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, ऐसे झूठे हमने पहले कभी नहीं देखे थे, जो रियासत मदीना का दावा करके झूठ बोलने पे आए हैं। तो ये मैं समझती हूँ कि इनके घर भेजने में अगर किसी तहरीक का हिस्सा बनना पड़ा तो हम जरूर बनेंगे। तो आप जरूर बनेंगे। फारूक रानी साहब, ये बात हो रही है कि जी पीटीआई वाले झूठ बहुत बोलते हैं, जिसकी वजह से बरकत भी चली गई, झूठ बोलने की वजह से इस मकाम तक पहुंच गए। देखिए, मैं यहाँ पीटीआई का स्पोक्समैन तो नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह ये बातें कर रही हैं तो थोड़ा माजी में जाके अपने आप को देख लें, इनको सारे जवाबात मिल जाएंगे, सिरे महल की सूरत में भी मिल जाएंगे, स्विस अकाउंट की सूरत में भी मिल जाएंगे, और मकसद बहुत सारी चीजें उस बहस में मैं जाना चाहता नहीं हूँ। मेरी एक तजवीज है कि हुकूमत फौरी तौर पे 5,000 वाला नोट बंद करे। आप देखें कितना फर्क उससे हमारी इकोनॉमी पे पड़ेगा, क्योंकि ये लोगों के गोडाउन भरे पड़े हुए रिश्वतों के और 2 नंबर के पैसों से। आप उसको सर, आम आदमी को फायदा पहुंचेगा इससे? बहुत फायदा इसमें पहुंचेगा कि जब वो बैंक में कैश करवाने जाएंगे तो उनको गरीबों को ढूंढना पड़ेगा, भाई हम आपको 10% देंगे, 5% देंगे, 20% देंगे, प्लीज अपने नाम पर अपने अकाउंट में जमा करा दो। ये आप यकीन करें, तजवीज़ है आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक रानी साहब आपका, रहमत खान वर्दी साहब आपका, शाजिया सोबिया साहिबा बहुत शुक्रिया आपका भी। हम बात कर रहे थे ज़िमनी फाइनेंस बिल गवर्नमेंट ने पेश कर दिया है, जबकि अपोजिशन ने इसे मुस्तरद कर दिया है। आज हाथापाई भी होती रही, हमने देखा हुल्लड़बाजी भी हुई है, नारेबाजी भी होती रही, लेकिन गवर्नमेंट ने पेश कर दिया। इत्तेहादी गवर्नमेंट के आज भी साथ हैं, और जिस तरह डॉक्टर महफूज यार खान साहब ने कहा कि जी ठीक है, हम साथ हैं इस गवर्नमेंट के, लेकिन महंगाई में इजाफा नहीं होगा। ये जो गवर्नमेंट की ज़बान है वही ज़बान उनके इत्तेहादी भी आज तक तो यही बात कर रहे हैं। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए सर मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना के बाद।